हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे पुराने 2 वीडियो देखे ही होंगे। एक आपने एफआईआर का वीडियो देखा होगा और एक आपने देखा होगा कि व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। आज हम तीसरा वीडियो हमारा बना रहे हैं, तो आज हम तीसरे वीडियो के बारे में कुछ जानते हैं। हम आज इसमें देखेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले तो एक अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स है वो आपको पता होना चाहिए। एज अ लॉ स्टूडेंट भी पता होना चाहिए और एज अ आम नागरिक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के अंदर आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे जो सीआरपीसी में अवेलेबल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ राइट्स मिलते हैं जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर राइट देखें तो वो फंडामेंटल राइट्स से वो मिलना ही चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन को। इसमें आपको 5 तरह के जो राइट्स है ग्रुपिंग्स में मिलते हैं। जैसे सबसे पहला राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। देखिए आपको जो अरेस्ट के ग्राउंड्स है, क्या किस आधार पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो ग्राउंड्स आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 21, और सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी मिलता है। सेक्शन 55 एंड सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी में भी ये राइट्स हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद हमको अगला राइट मिलता है राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ बेल। आपको बेल का एक अधिकार है कि आपको बेल मिलना चाहिए अगर बेलेबल ऑफेंस है, तो उसके बारे में भी सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में आपको मिलता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाए विद इन 24 आवर्स। ये वाले आपको सेक्शंस भी मिलेंगे, और आर्टिकल मिलता है 22 आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसेक्शन 2 सीआरपीसी, सेक्शन 57, सेक्शन 76 और सेक्शन 167। फिर हमको एक अगला राइट मिलता है लीगल प्रैक्टिशनर, यानी आपका विधिक सलाहकार होता है या जो आपके जो एडवोकेट्स होते हैं उनसे आपको मिलने का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 22। उसके बाद आपको 41D करके एक सेक्शन मिलता है सीआरपीसी में, और 303 करके भी एक सेक्शन सीआरपीसी में मिलता है, जो आपको राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के अंदर लीगल प्रैक्टिशनर को आपको मिलने का एक अधिकार है। फिर उसके बाद आपको सेक्शन 54 मिलता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको एग्जामिन करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी को भी अरेस्ट करके जेल में ले जा रहे हो या अरेस्ट करके लेके जा रहे हो तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका एग्जामिनेशन जरूर कराइए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड्स में देखते हैं इन्हीं राइट्स को। सबसे पहला राइट आपको मिल गया था, ठीक है, इसके अंदर कि आपको जो है अरेस्ट किया जा रहा है, तो राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो उसके अंदर सबसे पहला आपको राइट मिलता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में सबसे पहला आपको राइट मिलेगा कि आपको अपने अधिकारों को जानने का। ठीक है, ये लिखा है कि नो पर्सन, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि यहाँ पर शैल लिखा हुआ है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी आपको अगर जो भी अरेस्ट किया गया, एग्जाम्पल के तौर पे एक ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, पुलिस ने एक ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो इसे बताना पड़ेगा कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी अपराध किया, जैसे वॉलेंटाइरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी आपने जो है स्वेच्छापूर्वक जो है उपहत्या का अपराध किया, या स्वेच्छापूर्वक गौर उपहत्या का अपराध किया 325 आईपीसी, या कोई भी अपराध है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने मर्डर किया है, ठीक है, 302 आईपीसी, तो आपने इस अपराध को किया है इसीलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये है ग्राउंड्स को उसका जानने का अधिकार है। एक केस है रिमधुलीमिया करके केस है। इस केस के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। देखिए सेफगार्ड है एक तरीके का, ये जो पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है एक तरीके का सेफगार्ड है कि आप उस व्यक्ति को जो है सेफ कर देते हो उसकी पर्सनल लिबर्टी, यानी दैहिक स्वतंत्रता के लिए उसको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको ग्राउंड्स बताइए क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। फिर आपको सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस मिलते हैं, जैसे सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। इस सेक्शन में भी सेम बात की गई है जो आर्टिकल 22 के अंदर बात की गई है क्लॉज 1 में, कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना है, याद रखिए, उसको बताना है, संसूचित करना है उसको कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ये वही सेक्शन है कि आपको जो है पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट करेगा तो आपको बताएगा कि किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे वही आप देख लीजिए कि अगर ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो आपको सीआरपीसी के अंदर इस प्रोविजन के अंदर वो बताते हैं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे फला ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया, तो ऑफेंस वगैरह या कोई भी ग्राउंड होता है उसके लिए अरेस्ट किया गया ये बताते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पर्टिकुलर सारे बताना है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के। चलिए आगे देखते हैं कि सेक्शन 50A। देखिए ये जो है
2005 के अंदर ऐड किया गया। 2 केसेस है, जोगिंदर कुमार का केस आपको मिलता है, ठीक है, आपने सुना ही होगा इस केस को, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है, और डॉक्टर DK बासु का भी केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इन 2 केसेस के अंदर भी कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की गई थी, इन्हीं केसेस की गाइडलाइंस के बेस पे ऐसे सेक्शंस बने हैं। सो CRPC में ये सेक्शन आए हैं। सेक्शन 50A के अंदर आपके रिलेटिव्स, देखिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे A नाम के व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया, ठीक है, आपने इंदौर से अरेस्ट किया इस व्यक्ति को। अब इसके सारे रिलेटिव्स जो है एग्जाम्पल के तौर पे इंदौर के किसी एक्स प्लेस पे रहते हैं, तो उनको आपको इंदौर की किसी एक्स प्लेस पे उनके रिलेटिव्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है। तो ये एक बड़ा अच्छा सेक्शन है, और एक ये भी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसको जो है उसके रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद एक सेक्शन मिलता है सेक्शन 55। देखिए जनरली होता क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर वो खुद ही अरेस्ट करता है। जनरली एक जैसे A नाम का जो है पुलिस ऑफिसर ये अरेस्ट कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि ये अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि आप अरेस्ट कर लो। सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक TI साहब है, तहसील इंस्पेक्टर, इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट किसी भी ऑफिसर को बोला अपने थाने के कि आप फला व्यक्ति को, A नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, इसको अरेस्ट करके मेरे पास लाओ। तो जब ये जो सबऑर्डिनेट है A नाम का, जब ये अरेस्ट करेगा तो सेक्शन 55 में इसको भी जो है, जब उस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है तो इसको भी जो है ग्राउंड्स बताना पड़ेंगे, रिटर्न के अंदर जो रिटर्न ऑर्डर है उसको बताना पड़ेगा, और सब्सटेंस कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने बोला है आपको अरेस्ट करके लाने का, तो ये देखिए ये ग्राउंड्स है इसके, इसमें लिखा है कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सबऑर्डिनेशन के दौरान जो सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर होता है उसके लिए है ये सेक्शन कि उसे भी आपको ग्राउंड्स बताना पड़ेंगे। अगला सेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 75। होता क्या है कि जब वारंट, जो अरेस्ट वारंट होता है, अरेस्ट वारंट आप सेक्शन 72, 73 आप देखेंगे CRPC के अंदर, तो आप किसी प्राइवेट पर्सन या ऑफिसर इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को भी बोल सकते हैं कि अरेस्ट करके लाइए। तो जब वो अरेस्ट करके लाते हैं तो या प्राइवेट पर्सन या पुलिस ऑफिसर, तो जब वो अरेस्ट करके लाते हैं तो उन्हें भी जो सब्सटेंस बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। चलिए देखिए होता क्या है, सेक्शन 55 में आप विदाउट वारंट अरेस्ट करो, याद रखिए सेक्शन 55 के अंदर आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे थे, लेकिन सेक्शन 75 के अंदर आप विथ वारंट अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये बस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि आप जो है सेक्शन 75 में जो है विथ वारंट अरेस्ट कर रहे हैं, आपको वारंट मिला हुआ है तो आप वारंट करके अरेस्ट करके ला रहे हो तो उस टाइम भी सब्सटेंस दिखाना है, और सेक्शन 55 में विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है तो तब भी आपको सब्सटेंस बताना है कि हमारे सीनियर ने आपको अरेस्ट करने का बोला। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बेल के बारे में अगला ग्राउंड मिलता है कि आप जब भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो उसे बेल के ग्राउंड्स बता दो कि आपको आप बेल ले सकते हो, बेल की परमिशन है। सेक्शन 436 ऑफ CRPC के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो जो है ऑफिसर इंचार्ज भी और कोर्ट से भी उसको बेल मिल सकती है, तो उसे बेल का एक अधिकार है, राइट उसका बेल का है। तो आप बता दीजिए कि आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल है और इस केस में आपको जो है आपको बेल लेने का अधिकार है। तो याद रखिए कि उसका एक अधिकार है 436 में। और एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखिए कि इस केस में होता क्या है कि अगर आप बेल नहीं दे रहे हैं तो आर्टिकल 21 यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता का, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर आप बेल नहीं दे रहे हैं, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप उसका वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो बेल के जो ग्राउंड्स है आपको वो बताना पड़ेंगे। फिर आप देखिए अगला पॉइंट जहां पर इसको प्रोड्यूस करना है आपको मजिस्ट्रेट के सामने विदाउट डिले। देखिए सेक्शन 57, 167, सेक्शन 76 आपको दिखेगा और सेक्शन एक आर्टिकल दिखेगा आर्टिकल 21। इन प्रोविजंस के अंदर बताया है कि जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द विदाउट डिले उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, देखिए तो याद रखिए आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में एक बात की गई है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे जिस टाइम आपने अरेस्ट किया है विद इन मजिस्ट्रेट आपको जो है विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना है। आपकी कस्टडी में जो है उस व्यक्ति को लेके मजिस्ट्रेट के पास जाना है। अगर आपको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कस्टडी चाहिए तो ले सकते हैं आप, लेकिन आपको उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। ठीक है, तो ये है पहला प्रोविजन इसके अंदर। अब देखिए सेक्शन 57 आपको मिलता है, सेक्शन उसके बाद आपको मिलता है 76। ठीक है, सेक्शन 76 में आप याद रखिए
कि सेक्शन 57 में याद रखिए कि यहाँ पर भी यही चीज़ है जैसा हमने 55 और 75 में देखी थी। सेक्शन 57 के अंदर आपको 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। यहाँ पर विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है व्यक्ति, तो उसे 24 आवर्स के अंदर जल्द से जल्द उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, ठीक है। और सेक्शन 76 में जो बात है कि जब आपने उसको अरेस्ट कर लिया विथ वारंट, तो आपको वही कंडीशन फुलफिल करना है कि आपको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। जैसे आपने उससे ज़्यादा आप डिटेन करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो जैसे हमने सेक्शन 55 और 75 के लिए देखा था, वैसे ही 57 के अंदर आप देखेंगे विदाउट वारंट यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको लेके जाना है। और सेक्शन 76 में भी अगर विथ वारंट आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। और याद रखिए कि ये जो अरेस्ट है आपको सेक्शन 167 के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर उसकी जो है कस्टडी ले सकते हैं। अभी हम 167 भी आगे देख लेंगे। 167 यही बोलता है कि आपने देखा होगा इस सेक्शन को, ठीक है, अगर 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स जो सेक्शन 57 के अंदर जो कंडीशन बताइए उसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती अरेस्टेड पर्सन की, तो मजिस्ट्रेट के पास उसको जल्द से जल्द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। सेक्शन 167 में यही बात कही गई है, ठीक है। तो याद रखिए कि आपको इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे के अंदर कंप्लीट ना हो पा रही है तो फिर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर उसको जो है लेके जाना है। उस व्यक्ति को भी लेके जाना है, जो एफआईआर की जो कॉपी वगैरह, डायरी वगैरह, उसको भी लेके जाना है। और अगर आप चाहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो आप उसकी कस्टडी और ले सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि देखिए अगर अरेस्ट नहीं करता, अगर वो जो 24 आवर्स के अंदर एज पर सेक्शन 167 लेके नहीं जाता है तो क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया और 24 आवर्स से ज़्यादा एक्सीडिंग 24 आवर्स अपने इसे रख लिया एक्सीडिंग, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो याद रखिए ये डिटेंशन होगा रॉन्गफुल डिटेंशन। अगर जो है अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 24 आवर्स से ज़्यादा रख लेते हैं तो ये जो डिटेंशन है, ये इस जो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है वो रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए, यानी अगर आप देखें तो 342 ऑफ आईपीसी, 342 ऑफ आईपीसी, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक अपराध हो सकता है जो पुलिस ऑफिसर के ऊपर लग सकता है। अब आगे देखते हैं हम कि अब ये जो व्यक्ति है इसको लीगल प्रैक्टिस है, यानी जो है इसके जो एडवोकेट से मिलने का इसको अधिकार है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर भी यही बात कही है कि लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसकी चॉइस का, याद रखिए उसकी चॉइस का, आपकी मर्जी से नहीं दीजिए, जो वो चाहता है उसकी चॉइस का एक लीगल प्रैक्टिशनर दे दीजिए और डिनाई बिल्कुल भी मत करना उसको कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में भी सबसे पहली बार जब एक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो वो बोलता है कि आई हैव टू मीट माय एडवोकेट, मुझे मेरे एडवोकेट से मिलाइए। तो याद रखिए हमने भी अधिकार दी है कि आपको अपने एडवोकेट से मिलने का अधिकार है। एक केस भी है खत्री का, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है कि यहाँ पर बोला है कि अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है या फिर अगर कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जो है एडवोकेट को मिलने का, तो आपको उसको जो है फ्री एड देना है, फ्री लीगल एड। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A के अंदर फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखिए सीआरपीसी में भी 304 के अंदर भी फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, कई जगह फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है। तो ये फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है, आर्टिकल 39A वाली, कि उसको जो है निःशुल्क जो है सेवा प्रदान की जाए एड की, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद अगला हम देखेंगे 41D कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो ये जो है आपको उस व्यक्ति को उसके जो राइट, उसका यही राइट है जो जैसा हमने आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में देखा, वैसे सेक्शन 41D में ये भी आप याद रखिए कि 2009 के अंदर ही एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसके अंदर भी आपको एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, याद रखिए जब उसका इंटरोगेशन हो रहा है उस दौरान उसको जो है उसके एडवोकेट से मिलने का अधिकार। लेकिन इसमें एक बात जरूर याद रखिए कि पूरे इंटरोगेशन के दौरान नहीं मिलना है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए उससे मिलना है, या समझिए इंटरोगेशन 2 दिन चलना है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया तो अगर 2 घंटे 4 घंटे के लिए आप उसके एडवोकेट से मिलने का अधिकार उसके एडवोकेट को जो भी बताता है बताने दीजिए, और इंटरोगेशन के बाद जो है फिर उसके बाद उसको हटा लीजिए एडवोकेट को, और फिर पूरा जो इंटरोगेशन है उस दौरान आपको एडवोकेट मिलेगा नहीं, याद रखिए, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको 300 आर्टिकल 303 के अंदर भी एक राइट मिलता है। यही राइट है कि डिफेंस जो उसको डिफेंड करने का उसके प्लीडर से जो भी है पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, जो प्रक्रिया उसके खिलाफ चल रही है, कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर उसके जो है लीगल जो प्लीडर होता है या लीगल प्रैक्टिशनर उससे मिलने का अधिकार है। ये सीआरपीसी का 303। तो ये जितने भी सेक्शंस है सारे हम जो बता रहे हैं सब सीआरपीसी के आर्टिकल के, जो आर्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हम आगे देखेंगे कि जो एक मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, ये बिल्कुल शैल है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको कराना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, अब जब इसे जेल ले जा रहे हैं या आप उसे जो है कहीं पर भी कस्टडी में लेके जा रहे हैं, तो याद रखिए इसका, या कस्टडी में लेके जा रहा है तो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर कराइए, ताकि उसके जो शरीर पे कोई घाव है या कुछ स्क्रैचेस है या कुछ चोट है तो वो पहले ही पता चल जाए क्या है, क्योंकि बाद में जब पुलिस कस्टडी से लाया जाएगा और स्क्रैच या कुछ घाव वगैरह पाए जाएंगे तो पुलिस के ऊपर आरोप आता है कि पुलिस ने मारा। तो इसीलिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है, तो आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए, ठीक है, एग्जामिन कराइए उसको, है ना, और उसको जो है उसको एक अधिकार है ये, ठीक है। फिर हम कुछ और एक्स्ट्रा राइट्स देखते हैं जो आपको राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के मिलते हैं, जैसे सेक्शन 49। जैसे आप ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं और आपको अंदेशा है कि ये तो बहुत सिंपल व्यक्ति है, मतलब ये हो सकता है अपराधी है, लेकिन ये व्यक्ति भागेगा ही नहीं पुलिस कस्टडी से, तो आप नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, मतलब आपको जो है उससे ज़्यादा आपको जो है जब भी उसको पकड़ा आपने तो उसे जब आप लेके जा रहे हैं या कहीं पर भी जज के पास मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं या कहीं पर भी उस व्यक्ति को जेल में लेके आ रहे हैं, तो आपको हथकड़ी हैंडकफिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अननेसेसरी रिस्ट्रेंट ना करिए, ज़्यादा पुलिस फोर्स उसके साथ मत रखिए। अगर आपको लगता है कि उससे कोई खतरा नहीं है तो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करिए, ठीक है, उसके ऊपर जो है ज़्यादा दबाव ना बनाइए। ये भी उसका राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का एक अधिकार है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे सेक्शन 55A के अंदर भी एक अधिकार है हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कैदी है या फिर कोई भी अरेस्टेड पर्सन है, तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है कि पानी स्वच्छ मिले, खाना अच्छा मिले, ये सब चीज़ें भी आपको देखना है। तो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के अंदर आपको एक चीज़ दिखेगी कि उसे ड्यू केयर के साथ आपको रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा हेल्थ एंड सेफ्टी का, नहीं तो अगर वो बीमार होता है या उसकी डेथ हो जाती है, कस्टोडियल डेथ वगैरह, तो उसका जो पूरा इल्ज़ाम होता है पुलिस ऑफिसर पे लग सकता है। तो इसलिए याद रखिए हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल मिलता है आपको, सेक्शन मिलता है सेक्शन 60A। इसके अंदर आपको है कि आपको सीआरपीसी यानी कोर्ट जो है सीआरपीसी उसके अकॉर्डिंग ही अरेस्ट करना है। जितने भी प्रोविजन है उन सारे प्रोविजंस को कंपलसरी आपको फॉलो करना है, जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के प्रोविजंस है। अगर नहीं करते हैं तो क्या आपको हो सकता है, देखिए पहला जो आप उस व्यक्ति के पास रेमेडी है सेक्शन 342 का एक अपराध का जो है एलिगेशन लगा सकता है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि इन्होंने जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया। और एक और सेक्शन है 220, ये सब आईपीसी के सेक्शन है, ये जो लिख रहा हूँ आईपीसी का सेक्शन 220, यानी आप बेवजह उसको जो है कस्टडी, उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके खिलाफ जो है कोई प्रोसीडिंग चलाना चाहते हैं, तो ये भी ऑफिसर के ऊपर आप लगा सकते हैं। और याद रखिए सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। क्रिमिनल के अंदर आपको मिल जाएगा सेक्शन 500 और सिविल के अंदर आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। ये थे हमारे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे जो आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू।